हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका क्या है, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग प्रेशर के बारे में बात करेंगे एंड उसका मेज़रमेंट किस तरह किया जाए, उसका मेज़रमेंट करने का कौन कौन सा डिवाइस है, वो सभी डिवाइस के हम लोग बारे में बात करेंगे। ठीक है, जितना भी मेजरिंग डिवाइसेस होगा, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, उन सभी के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। ओके, एंड ये चैप्टर काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बट यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट किया जाए। ओके, आइए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि प्रेशर क्या होता है। तो देखिए माय डियर, ये तो आप सभी जानते होंगे कि प्रेशर क्या है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। प्रेशर क्या है, दिस इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, गिवन एरिया पर जितना नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा वही आपका प्रेशर होगा। ओके, तो अब यहाँ से देखिए, ये तो हो गया मैथमेटिकली आप किस तरह इसको समझाएंगे, बट यदि आप यहाँ पर समझना चाहें, जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को आप समझिए। देखिए, प्रेशर का मतलब ये होता है, कहीं पर भी यदि आपको प्रेशर मिल रहा है, कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी सराउंडिंग में यदि आपको प्रेशर मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि उस सराउंडिंग में मास प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा तो मॉलिक्यूल से ही तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा। अपने आप तो फोर्स कहीं से नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स एग्जर्ट जो करेगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, मास। ओके, तो जब मॉलिक्यूल्स के द्वारा फोर्स एग्जर्ट किया जाता है तो वहीं से आप ये बोल सकते हैं कि दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो इसका साफ मतलब है, द प्रेजेंस ऑफ मास एट एनी सराउंडिंग क्लेम्स टू बी प्रेजेंस ऑफ प्रेशर। अगर किसी भी सराउंडिंग में मास प्रेजेंट है, दैट मीन्स वहाँ पर प्रेशर प्रेजेंट होगा, प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक एयर है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक एयर, यहाँ पर जितना भी बॉडी है, जितने भी बॉडी एटमॉस्फेरिक एयर में सभी एक्सपोज किए गए हैं, तो इन सभी ऑब्जेक्ट पर एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ओके, क्यों एग्जर्ट हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में मॉलिक्यूल्स है, मास है, तो वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब देखिए, यदि किसी रूम में आप वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, वैक्यूम, ठीक है, दैट मीन्स वहाँ से सभी मास को आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, अब उस रूम के अंदर कोई भी मास प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वैक्यूम है। तो जब वैक्यूम है तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़ीरो होगा, क्योंकि मास ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो फोर्स किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाएगा। ओके, इसीलिए वहाँ पर प्रेशर का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी सराउंडिंग में, ठीक है, यदि मान लीजिए आपके पास, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास दो सिस्टम है माय डियर, दो सिस्टम है। एक सिस्टम में आपका मास m है, एक सिस्टम में मास 2m है, एक सिस्टम में मास 2m है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक और मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, तब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। और दो आइडेंटिकल सिस्टम ले लीजिए, आइडेंटिकल सिस्टम, दैट मीन्स दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, दोनों का यहाँ पर क्या है, एरिया सेम है, एरिया इज सेम, बट यहाँ पे एरिया सेम नहीं है, एरिया नॉट सेम। ओके, एंड यहाँ पर मास m है और यहाँ पर मास 2m है। तो अब आप देखिए, ठीक है, अगर ये 1 है और इसको 2 आप मान लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख के आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, देखिए दोनों का एरिया सेम है,
ठीक है। एरिया सेम है बट इसमें मास m है, इसमें मास 2m है, जस्ट डबल मास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि बाबू ये बताओ कि किस सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर इस सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा। ओके, यानी P2 ग्रेटर देन P1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मास है। तो ज़्यादा मास का मतलब क्या है? ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज़्यादा होगा, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा तो उन सभी के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा वो भी ज़्यादा होगा। ओके, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वही चीज़ है। ये इस सिस्टम में मास m है और इस सिस्टम में मास 2m है। तो क्या यहाँ पर प्रेशर, अगर प्रेशर के बारे में बोला जाए तो आप यहाँ पर आंख बंद करके नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मास ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया सेम नहीं है माय डियर। और आपने ये भी पढ़ा है, अभी अभी आपने देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो माय डियर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। ओके, एंड मास के साथ किस तरह डिपेंड करता है ये भी आप देख लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, प्रेशर को आप क्या लिखेंगे? फोर्स को आप लिख सकते हैं m इंटू जी डिवाइड बाय a। तो देखिए माय डियर, प्रेशर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कब बोलेंगे? जब एरिया कांस्टेंट हो, जब एरिया माय डियर कांस्टेंट रहेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कब बोलेंगे? जब मास कांस्टेंट होगा। तो यहां से भी आप देखकर आसानी से बोल सकते हैं कि देखिए माय डियर, सिर्फ मास चेंज कर जाने से, ठीक है, मास बढ़ जाने से ये मतलब नहीं है कि वहां पर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। एरिया भी तो इंक्रीज कर रहा है, एरिया भी तो इंक्रीज कर रहा है। जब एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, बट मास इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मास इंक्रीज कर रहा है तो उसे प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ऐसे ही देखकर नहीं बोल सकते हैं, फिर आपको वहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। बात समझ में आ रहा है? बट यहाँ पर देखिए एरिया सेम है। जब एरिया सेम हो जाए माय डियर, तो उस टाइम प्रेशर सिर्फ मास पर डिपेंड करता है और वो भी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जिस सिस्टम में मास ज़्यादा होगा उस सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। तो इस सिस्टम में ज़्यादा मास प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा होगा। बात समझ में आ गया? तो ये चीज़ है माय डियर, आप सिर्फ मास को देखकर ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर मास ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि सिर्फ मास पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है, एरिया पर भी डिपेंड करता है माय डियर। ओके, तो आपको एरिया पर भी ध्यान देना होगा। बात समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट था माय डियर प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए, द प्रेजेंस ऑफ मास, या इसे आप क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स। The presence of mass at any surrounding claims to be presence of pressure, claims to be presence of pressure। ओके, चलिए फिर यहां पर आप क्या लिखेंगे? द एक्जिस्टेंस ऑफ मास इज द एक्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर, ओके। एंड मैथमेटिकली आप इसे किस तरह लिखेंगे माय डियर? मैथमेटिकली
आप इसे किस तरह लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और फोर्स क्या है माय डियर, तो आप जानते हैं फोर्स हमेशा नॉर्मल होगा। प्रेशर जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स वहाँ पर कैसा रहेगा माय डियर, हमेशा ही नॉर्मल फोर्स रहेगा। ओके, एंड इसका यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट आप जानते हैं न्यूटन, एंड एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा माय डियर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड फोर्स यहाँ पर आपका नॉर्मल रहेगा। ओके, चलिए आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। चलिए अब यहाँ से आगे थोड़ा देखा जाए, इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा वो सभी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए माय डियर, तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रेशर में हमेशा क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि इस बोर्ड पर प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा, तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखिए माय डियर, अगर इस एरिया पर पूछा जाए तो ये एरिया हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कुछ दिया रहेगा, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। एंड इस बोर्ड के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, ठीक है, उसी नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया कर देंगे तो हमारा प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। यानी फोर्स यहाँ पर हमेशा नॉर्मल होगा। दैट मीन्स प्रेशर किसी भी सरफेस पर हमेशा नॉर्मल एक्ट करेगा। प्रेशर हमेशा किसी भी सरफेस पर नॉर्मल एक्ट करेगा। आप कभी भी इंक्लाइंड या पैरेलल शो नहीं करेंगे, हमेशा नॉर्मल एक्ट करेगा। ओके, चलिए दूसरी बात, प्रेशर हमेशा क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स इसी बोर्ड पर प्रेशर आप निकालेंगे तो प्रेशर हमेशा क्या होता है माय डियर, कंप्रेसिव नेचर का होता है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। आइए माय डियर, तो आप क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑलवेज acts normal to the surface, and it is compressive in nature, ये कंप्रेसिव नेचर का होता है माय डियर। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर, यानी प्रेशर क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने मोर सर्कल पढ़ा होगा, मोर सर्कल, ठीक है। तो मोर सर्कल पर यदि आप प्रेशर को डिनोट करना चाहें, मोर सर्कल पर यदि आप प्रेशर को डिनोट करना चाहेंगे तो आप किस तरह उसे शो करेंगे और मोर सर्कल पर आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो आइए इस चीज़ के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो यदि आपको याद होगा माय डियर, तो मोर सर्किल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पर मोर सर्कल में नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड टाउ इज शियर स्ट्रेस। तो आपको याद होगा कि जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने मोर सर्कल ड्रॉ किया होगा। तो मोर सर्कल में क्या करते हैं, वन एक्सिस आपका नॉर्मल स्ट्रेस का होगा एंड अदर एक्सिस क्या होगा, शियर स्ट्रेस। ओके, अब प्रेशर को हम लोग यहाँ पर डिनोट करना चाह रहे हैं कि प्रेशर को हम लोग यहाँ पर किस तरह डिनोट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, ठीक है, सर्कल मिलेगा या क्या मिलेगा, वो हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। तो देखिए माय डियर, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर हमेशा ही सरफेस के नॉर्मल होगा एंड ये कंप्रेसिव नेचर का होता है। और फिर आपने ये भी पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया को हम लोग स्ट्रेस भी बोलते हैं।
फोर्स बाय एरिया को हम लोग स्ट्रेस भी कहते हैं, बट ये फोर्स नॉर्मल होता है, इसीलिए आप क्या बोलेंगे कि प्रेशर जो है ये एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है, एक तरह का ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। ओके, अब जब प्रेशर नॉर्मल स्ट्रेस है माय डियर, और वो भी इसका नेचर कैसा होता है, कंप्रेसिव नेचर का होता है, कंप्रेसिव नेचर का प्रेशर होगा, तो दैट मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, माइनस पी लिखेंगे। ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। प्रेशर भी क्या है माय डियर, प्रेशर भी एक तरह का स्ट्रेस है, और उसमें भी नॉर्मल है या शियर है। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स यहाँ पर हमेशा नॉर्मल होता है, प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है, और नॉर्मल स्ट्रेस भी क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है। दैट मीन्स प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एक नॉर्मल स्ट्रेस है, लेकिन प्रेशर कंप्रेसिव नेचर का होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस पी। अब देखिए, अब इस प्रेशर को जब आप यहाँ पर डिनोट करेंगे तो प्रेशर क्या है माय डियर, प्रेशर आपका माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो प्रेशर आप यहाँ पर डिनोट करेंगे, देखिए दिस पॉइंट इज माइनस पी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू क्या है माय डियर, दिस इज पी। यानी मोर सर्कल पर प्रेशर आप एक सिर्फ पॉइंट से डिनोट करेंगे। ओके, इन द मोर सर्कल प्रेशर इज डिनोटेड बाय ए पॉइंट, एक पॉइंट से डिनोट होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर शियर स्ट्रेस तो जीरो है ना जी, शियर स्ट्रेस जीरो है, शियर स्ट्रेस यहाँ पर आएगा ही नहीं, सिर्फ हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिल रहा है। तो आप यहाँ पर डिनोट करेंगे तो इसी नॉर्मल स्ट्रेस लाइन पर ये डिनोट होगा, एंड प्रेशर हमारा सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे माय डियर, इन मोर्स सर्कल प्रेशर इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड भी लिख सकते हैं बाय ए पॉइंट। ओके, आई होप कि आपको प्रेशर के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं माय डियर, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये था प्रेशर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर का यूनिट्स देखेंगे, ठीक है, कि प्रेशर का यूनिट्स क्या होता है। ओके, तो चलिए माय डियर, यहाँ पर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि फ्लूइड मैकेनिक्स हो या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या थर्मोडायनामिक्स, तो मैकेनिकल में बेसिकली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो आपको यूनिट का काफ़ी ध्यान रखना होगा। अगर यूनिट आपका क्लियर नहीं है, यूनिट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है माय डियर, तो उससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ओके, तो सभी का यूनिट्स को आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, आइए माय डियर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में, ठीक है, जितने भी इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो सभी टाइप्स हम लोग अब यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखेंगे। देखिए, जिसमें से फर्स्ट यूनिट जो है, जिसे आप एसआई यूनिट भी कहेंगे, और वो होता है 1 पास्कल। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा, पास्कल। और पास्कल को आप कैसे लिखेंगे, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहीं भी अगर देख रहे हैं तो वो पास्कल है। ओके, अब देखिए सेकेंड यूनिट माय डियर, 1 मेगा पास्कल। इसे आप कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर 6 पास्कल या 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसे यदि आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करना चाहें तो नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी मीटर यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और 1 मीटर में आप जानते हैं 1000 mm, तो 1000 इंटू 1000 कर देंगे नीचे,
तो mm² हो जाएगा, एंड 1000 इंटू 1000 इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा माय डियर, दैट मीन्स 1 न्यूटन पर mm²। तो माय डियर यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर यूनिट मेगा पास्कल में है तो आप उसे डायरेक्ट 1 न्यूटन पर mm² लिख सकते हैं, ठीक है। या यदि आप उसे पास्कल में चेंज करना चाहते हैं तो वो 10⁶ होगा। ओके, चलिए अब प्रेशर का जो तीसरा यूनिट है माय डियर वो है 1 बार। 1 बार, और ये होता है माय डियर 10⁵ पास्कल। ओके, 10⁵ न्यूटन पर m²। तो देखिए माय डियर, जनरली जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में वो आपको बार में करके दिया रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यदि प्रेशर बार में दिया हुआ है तो आप उसे पास्कल में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ पास्कल होता है। ओके, चलिए अब देखेंगे हम लोग 4th यूनिट, और वो होता है माय डियर 1 ATM। ATM का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कितना पास्कल के इक्विवेलेंट होता है, ये आपको याद रखना है। 101,325 पास्कल, दैट मीन्स 101,325 न्यूटन पर m²। अब इसे यदि आप बार में चेंज करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, 10⁵ से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1.01325 बार, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर, 1.01325 बार होता है। या सिंपली आप यदि पास्कल में बोलेंगे तो 1 ATM इज इक्वल टू क्या होगा, 101,325 पास्कल। ओके, तो ये था माय डियर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। ओके, फिर उसके बाद हम लोग पास्कल्स लॉ के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आइए अब हेडिंग होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो जनरली प्रेशर का कितना टाइप होता है, ठीक है, ये हम लोग अब यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, प्रेशर का बेसिकली 2 ही टाइप है, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सेकेंड इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, तो आप नाम से ही देख पा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स इन्वायरमेंट में जितना मास प्रेजेंट है उस मास के द्वारा जितना प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा, ठीक है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। इन्वायरमेंट में कोई भी सरफेस आप एक्सपोज कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है, तो इस इन्वायरमेंट में जो भी सरफेस आएगा उस सरफेस पर उस इन्वायरमेंटल मास के द्वारा एक प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाएगा। अब दूसरा है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा माय डियर, तो किसी भी सिस्टम का जो रियल प्रेशर होगा उसे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। अब रियल प्रेशर से क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये रूम है, बाहर में क्या है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब इस सिस्टम का, इस रूम का प्रेशर हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो, या एक केस ये भी हो सकता है कि इस सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए।
तो इसे ही रियल प्रेशर कहा गया है, इस सिस्टम का रियल प्रेशर, ठीक है। और हम लोग ये कंपैरिजन करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कि इस सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है या ज़्यादा है, ठीक है, या बराबर है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम के ही प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाएगा, भले ही वह प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा हो, कम हो, बराबर हो, बट उसी प्रेशर को हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं माय डियर, उसके बाद मैं आपको फिगर बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए माय डियर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप क्या लिखेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय the pressure exerted by environmental mass is known as atmospheric pressure, atmospheric pressure। ओके, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनवायरमेंटल मास इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए सेकेंड क्या है? सेकेंड टाइप हमने देखा एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब देखिए, तो इसमें मैंने क्या बताया? द रियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, the real pressure of the system measured from zero level, measured from zero pressure line is called absolute pressure, is called absolute pressure। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए माय डियर, ये आपका कोई सिस्टम है, यहाँ पर भी आप दिखा दीजिए कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है। दिस इज केस नंबर 1 ए, दिस इज केस नंबर बी। ये हमारा क्या है? सिस्टम। सिस्टम बोलने का मतलब यह है कि आप मान लीजिए रूम है, ठीक है, ये भी आपका क्या है? सिस्टम या रूम। अब देखिए माय डियर, ध्यान देना है आपको, ये जब रूम है तो ये क्या होगा? सराउंडिंग, ये क्या होगा हमारे लिए? सराउंडिंग होगा। फिर ये सिस्टम है तो ये भी हमारे लिए क्या होगा? इसके बाहर का हर एक चीज़ क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। ओके, अब देखिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने क्या बताया कि इन्वायरमेंटल मास के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ओके, यानी सराउंडिंग में जो प्रेशर होगा माय डियर, उसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, ठीक है, PATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कि वो आपका 10 पास्कल है या 100 पास्कल है, 100 पास्कल, और ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। यहाँ पर भी आप मान लीजिए कि सराउंडिंग का PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 पास्कल है। ओके, ये भी हम लोग मान रहे हैं। ओके, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर
फिर आपने पढ़ा एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? किसी भी सिस्टम का जो रियल प्रेशर होगा, एक्चुअल में जो उसका प्रेशर होगा, और वो प्रेशर हम लोग जीरो प्रेशर लाइन से मेजर्ड करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम का जो रियल प्रेशर होगा उसे ही एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए सिस्टम ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पर दो केस पॉसिबल है माय डियर, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि इस सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा हो सकता है। दूसरे केस में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये भी पॉसिबल है कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम हो जाए। तो दोनों केस हम लोग लेके चलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सिस्टम का जो प्रेशर है माय डियर वो आपका 110 पास्कल हो गया। आपने कैलकुलेट किया और यहाँ पर प्रेशर आपको मिल गया 110 पास्कल। तो ये तो सिस्टम का रियल प्रेशर है, रियल प्रेशर है। तो इस रियल प्रेशर को आप क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, इसमें देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपने प्रेशर कैलकुलेट किया और वो आपको मिल गया 90 पास्कल, 90 पास्कल। और ये प्रेशर भी क्या है? रियल प्रेशर है सिस्टम का, ठीक है। यानी ये भी क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। अब यहाँ से देखिए माय डियर, दोनों ही केस में आप देख सकते हैं, इस केस में सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है, इस केस में सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है, ठीक है। चलिए, तो एटमॉस्फेरिक और एब्सोल्यूट तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर दो और टाइप का प्रेशर आपको मिलेगा। कौन सा? वो देखिए। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो आप क्या बोलेंगे? सर 10 पास्कल ज़्यादा है। तो उस 10 पास्कल को हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं। जब सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो कितने अमाउंट से ज़्यादा हो रहा है, उसी मैग्नीट्यूड को हम लोग गेज प्रेशर कहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर माय डियर फर्स्ट केस में हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पर गेज प्रेशर मिलेगा। और ये किसके बराबर होगा माय डियर? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये हमें कब मिलता है माय डियर? गेज प्रेशर कब मिलेगा? तो गेज प्रेशर हमें मिलेगा व्हेन एब्सोल्यूट प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका साफ मतलब है कि जब सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा हो तो कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा ना उसी मैग्नीट्यूड को हम लोग गेज प्रेशर कहेंगे। अब ध्यान से आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अगर आज के बाद क्वेश्चन में आपको बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम का गेज प्रेशर मान लीजिए 5 पास्कल है। आपको इसी तरह क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम का गेज प्रेशर 5 पास्कल है। तो गेज प्रेशर 5 पास्कल है, इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि इस सिस्टम का रियल प्रेशर 5 पास्कल है। नहीं माय डियर, आपने क्या पढ़ा कि इस 5 का मतलब क्या है? तो गेज प्रेशर का मतलब होता है कि वो उतने मैग्नीट्यूड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो भी वहाँ पर वैल्यू होगा उससे 5 पास्कल ज़्यादा इस सिस्टम का प्रेशर होगा। इसका ये मतलब हुआ। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये आ गया आपका गेज प्रेशर। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड केस में देख रहे हैं माय डियर। तो सेकेंड केस में देखिए यहाँ पर क्या होगा, आइए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम हो गया। ओके, कितना कम हुआ? जब सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम हो जाए तो कितना कम हुआ, उस मैग्नीट्यूड को हम लोग वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। जब सिस्टम का प्रेशर कम होगा तो आपको वैक्यूम मिलेगा, और जब सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको गेज प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? वैक्यूम प्रेशर। और ये किसके बराबर होगा? तो देख लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर।
ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड माय डियर फ्रेंड, ये वैक्यूम प्रेशर आपको कब मिलेगा? व्हेन एब्सोल्यूट प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए तब आपको वैक्यूम प्रेशर मिलेगा। कितने मैग्नीट्यूड से कम हो रहा है वही उसका वैल्यू होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिखा रहे कि बाबू एक सिस्टम है और उस सिस्टम का वैक्यूम प्रेशर मान लीजिए 10 पास्कल है, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ देख के उसी टाइम समझ जाना है कि ये सिस्टम का रियल प्रेशर नहीं हुआ, ये सिस्टम का टोटल प्रेशर नहीं है। तो क्या है ये? तो इस सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 10 पास्कल कम होगा। अगर एटमॉस्फेरिक 100 है तो यहाँ का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो वैक्यूम प्रेशर का ये मतलब हुआ माय डियर। ओके, तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर ये तो मैंने बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहा, ठीक है। अब एक दूसरा डायग्राम हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर, क्योंकि यहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके आगे एक दूसरा डायग्राम के हेल्प से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, और इसे आपको याद भी रखना होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, मान लीजिए माय डियर, दिस इज योर जीरो प्रेशर लाइन, दिस इज योर जीरो प्रेशर लाइन। तो जितना भी प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर को मेज़र करेंगे, वो इसी लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग मेज़र करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये मान लीजिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होगा माय डियर, ये जो आप देख रहे हैं यही लाइन रहेगा। दिस इज़ योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, दिस इज़ योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही रहेगा, ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा। हाँ, फ्लक्चुएट करता है माय डियर, यदि आप कंडीशन चेंज करेंगे तो ये फ्लक्चुएट करेगा, बट जनरली ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब देखिए, तो सिस्टम का प्रेशर चेंज होगा। तो फर्स्ट केस में आपने क्या देखा था? फर्स्ट केस में आपने देखा था कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया। तो देखिए आपने यहाँ पर ज़्यादा दिखा दिया, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो फर्स्ट केस में आप क्या दिखा रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो भी प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वो जीरो प्रेशर लाइन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, ये प्रेशर क्या है माय डियर? दिस इज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एंड ये प्रेशर क्या होगा माय डियर? जीरो प्रेशर लाइन से आप मेज़र करना शुरू करेंगे तो ये प्रेशर आपके लिए क्या होगा? दिस इज आवर एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इस फर्स्ट केस में आप क्या देख रहे हैं कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है। तो जब सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा हो जाता है माय डियर, तो जितने मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो रहा है, तो कितने मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो रहा है? आप क्या बोलेंगे? सर इतने मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उसी मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं? गेज प्रेशर। और ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ गया आपको? चलिए अब दूसरा केस क्या होगा माय डियर? अब सेकेंड केस ये होगा कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम भी हो सकता है। आइए तो देखते हैं।
ये मान लीजिए कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम हो गया, P एब्सोल्यूट। अब हमारा सिस्टम का प्रेशर देखिए सिर्फ इतना मैग्नीट्यूड का है, ये एटमॉस्फेरिक से कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ तक है, बट हमारा सिस्टम का प्रेशर उससे घट गया। तो कितना मैग्नीट्यूड से घटा है माय डियर? तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या बोलेंगे कि सर इतने मैग्नीट्यूड से ये घट रहा है। ठीक है, तो सिस्टम का प्रेशर जितने मैग्नीट्यूड से घटता है उसे हम लोग वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। और ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। कोई दिक्कत माय डियर? आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, डायग्राम पर इसे शो कर दिया। ठीक है ना, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यदि यहाँ पर आप देखें, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए माय डियर। गेज प्रेशर क्या है? एब्सोल्यूट माइनस एटीएम। वैक्यूम क्या है? एटीएम माइनस पी एब्सोल्यूट। तो अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर में क्या बचेगा? एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक। तो फिर ये और ये दोनों टर्म सेम हो जाएगा, दोनों टर्म सेम हो जाएगा ना। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होता है बट अपोजिट साइन का होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि गेज प्रेशर्स आर निगेटिव वैक्यूम प्रेशर्स, या इसका आप कन्वर्स भी बोल सकते हैं कि वैक्यूम प्रेशर्स आर निगेटिव गेज प्रेशर्स। इस तरह आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप खुद देख लीजिए। ठीक है, आइए मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिखता हूँ। आप क्या देख रहे हैं माय डियर? गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू, आप क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए माय डियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए माय डियर, ये दोनों सेम है। ठीक है, ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये है आपका गेज प्रेशर। तो आप क्या लिखेंगे? सो वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू माइनस गेज प्रेशर, माइनस गेज प्रेशर। ठीक है, तो इसी का आप सेंटेंस में क्या लिखेंगे? हैंस गेज प्रेशर्स आर negative vacuum pressures और आप इस तरह भी बोल सकते हैं, vacuum pressures are negative gauge pressures, नेगेटिव गेज प्रेशर्स। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। एंड आई होप कि अगर अब यहाँ से क्वेश्चन में आपको कहीं भी गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर आपको दिख रहा है तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, और उसका क्या मतलब है, किस तरह आपको वहाँ पर लिखना है, अब वो आप आसानी से वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ माय डियर फ्रेंड आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं और क्वेश्चन में मान लीजिए गेज प्रेशर दिया हुआ है और आप उसे सिस्टम का रियल प्रेशर एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर वो आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ माय डियर आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे पास्कल्स लॉ। ठीक है,
हम लोग अब यहाँ पर पास्कल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। आइए माय डियर देखते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय डियर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, देखिए माय डियर, पास्कल्स लॉ का क्या कहना है, ये सभी आपने पढ़ा होगा 11-12 में, ठीक है, 11 में एंड क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा पास्कल्स लॉ। तो माय डियर, पास्कल्स लॉ का क्या कहना है, तो इस लॉ का कहना है किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में, अगर फ्लूइड स्टैटिक है तो उस स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई स्टैटिक फ्लूइड है और उसमें किसी भी पॉइंट पर आप प्रेशर देखना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या देखेंगे कि प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट है, सभी डायरेक्शन में बराबर ट्रांसमिट हुआ है। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं पास्कल्स लॉ। ये पास्कल्स का कहना था। ओके, तो आइए माय डियर यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर फ्लूइड रखा हुआ है और ये फ्लूइड स्टैटिक है। ध्यान देना है माय डियर, ये लॉ सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के लिए होता है। क्यों होता है, आखिर ये स्टैटिक फ्लूइड के लिए ही क्यों है, मूविंग फ्लूइड के लिए क्यों नहीं है, ये सभी पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है ना, आइए देखिए। तो ये सरफेस है आपका, इसके ऊपर फ्लूइड है। तो पास्कल्स लॉ का कहना है माय डियर फ्रेंड कि फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो किसी भी पॉइंट पर प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। प्रेशर सभी डायरेक्शन में क्या होगा माय डियर, इक्वली ट्रांसमिट होगा। ओके, यही है पास्कल्स लॉ। यही है आपका पास्कल्स लॉ। अब आइए यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम ही है। ठीक है, और सभी डायरेक्शन में सेम है, इसका देखिए यहाँ पर एक और मतलब है। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में भी कैसे बोल सकते हैं, आइए इस चीज़ को समझते हैं। इस सरफेस को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए, तो पास्कल्स लॉ को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। देखिए माय डियर, अभी आपने क्या देखा कि इस पॉइंट पर प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट है। तो इसी पॉइंट के हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसी पॉइंट के हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर देख लीजिए ये वाला होगा। यानी ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम लेवल में है, सेम लेवल में है। तो यहाँ पर भी प्रेशर जो होगा इसी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेशर सभी डायरेक्शन में तो इक्वली ट्रांसमिट होगा ही, एंड उसका मैग्नीट्यूड भी माय डियर फ्रेंड सेम होगा। ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर एट ए पॉइंट या प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी सेम इन द स्टैटिक फ्लूइड। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है माय डियर, और इसका काफ़ी यूज़ होगा आपको पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में। देखिए, पास्कल्स लॉ का जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में किसी पॉइंट पर प्रेशर जो होता है वो सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है, इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो उसी लॉ को आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा भी आप इसको टेक्निकल व्यू भी दे सकते हैं, और इसमें आप ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्लूइड के केस में किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितना भी पॉइंट होगा, ठीक है, उस सभी पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहेगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। इसे ही हम लोग पास्कल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इसका स्टेटमेंट मैं आपको लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि पास्कल्स लॉ मूविंग फ्लूइड के लिए क्यों नहीं वैलिड है, एंड यहाँ पर प्रेशर बराबर कैसे हुआ, इसका क्या रीज़न होता है, ये सभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए माय डियर, तो सबसे पहले इसका पॉइंट देख लिया जाए।
Pascal's law states that the pressure at any point in the static fluid will be equally transmitted in all directions. Will be equally transmitted in all directions. और इसको आप दूसरे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, और the pressure at any point in the horizontal plane for a static fluid will be same. ओके, तो ये है माय डियर पास्कल्स लॉ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना है कि आखिर प्रेशर बराबर क्यों होता है स्टैटिक फ्लूइड के लिए। आइए माय डियर थोड़ा सा ध्यान देके आप समझेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि फ्लूइड क्या है रेस्ट में। ध्यान से देखेंगे आप, ये क्या है स्टैटिक फ्लूइड है। तो माय डियर स्टैटिक फ्लूइड के केस में याद कीजिए, मैंने बताया था शियर फोर्स जीरो होता है, जिसके कारण शियर स्ट्रेस भी जीरो हो गया था। और शियर स्ट्रेस क्या है माय डियर? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। दो लेयर के बीच में कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है, वही तो है शियर स्ट्रेस। तो इस स्टैटिक फ्लूइड में देखिए माय डियर, इस पॉइंट पर, इस लेवल में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस लेवल में देखिए, इस पॉइंट पर प्रेशर आपका P है। प्रेशर कितना है? P है। फिर आप इससे आगे मूव कर रहे हैं, आगे मूव करके आप यहाँ पर पहुँचते हैं। तो माय डियर यहाँ से यहाँ तक मूव करने में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो एनर्जी का लॉस कब होता? जब वहाँ शियर स्ट्रेस काम कर रहा होता, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम कर रहा होता, तब यहाँ से यहाँ तक आने में एनर्जी का लॉस हो जाता। बट यहाँ पर तो शियर स्ट्रेस जीरो है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो एनर्जी का लॉस ही नहीं हो पाएगा। तो जितना एनर्जी इस पॉइंट पर फ्लूइड के पास है, उतना ही एनर्जी इस पॉइंट पर भी रहेगा, ठीक है। एनर्जी का लॉस हुआ ही नहीं है। एनर्जी का लॉस अगर हुआ रहता तब प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज कर जाता, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब पॉइंट यहाँ पर आएगा तो उस टाइम भी प्रेशर P ही रहेगा। फिर वहाँ से मूव करके आगे जाएगा सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वहाँ पर भी उतना ही प्रेशर रहेगा। ये समझ में आ गया कि प्रेशर सेम रहता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग। अब आइए, अब इस चीज़ को समझते हैं कि सभी डायरेक्शन में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। तो माय डियर, इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर कितना काम करता है। तो वो हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे, P इज इक्वल टू रो जी H। तो H यहाँ पर क्या है? डेप्थ, H डेप्थ है। तो लिक्विड का जो टॉप सरफेस होता है उसे हम फ्री सरफेस कहते हैं। तो फ्री सरफेस से उस पॉइंट का जो डेप्थ है, तो ये देखिए इस पॉइंट का डेप्थ कितना है, इसे हम लोग मान लेते हैं H। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया? रो जी H। तो माय डियर, इस पॉइंट पे प्रेशर हमारा निकल गया रो जी H। तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में आप देख लीजिए। अगर आप इस डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी डेप्थ यही है। अगर आप इस डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट के लिए डेप्थ वही है। तो सभी डायरेक्शन के लिए डेप्थ क्या है? सेम है माय डियर।
तो जब डेप्थ सेम होगा तो प्रेशर भी सेम होगा, इसीलिए सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के लिए वैलिड है, मूविंग फ्लूइड के केस में ये वैलिड नहीं होता है माय डियर। क्यों नहीं होता है, आइए अब इस चीज़ को समझते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, आप एक सरफेस ले लीजिए, ये हमारा सरफेस है और यहाँ पर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूइड आपका मूव कर रहा है, मूविंग फ्लूइड, ठीक है। ये कैसा फ्लूइड है? मूविंग। तो माय डियर फ्रेंड, जब ये मूविंग फ्लूइड है, फ्लूइड मूव करना स्टार्ट कर चुका है, तो क्या यहाँ पर शियर फोर्स जीरो होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा माय डियर। यहाँ पर शियर फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, और जब शियर फोर्स जीरो नहीं होगा तो शियर स्ट्रेस भी जीरो नहीं होगा माय डियर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो नहीं है, दैट मीन्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर रहा होगा। अब देखिए, इस पॉइंट पर आपने प्रेशर निकाला और इसी के सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए, तो क्या इस दोनों पॉइंट का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर P1 मान लीजिए, यहाँ का प्रेशर P2 मान लीजिए, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, क्या ये दोनों प्रेशर यहाँ बराबर होगा? नहीं होगा माय डियर। क्यों नहीं होगा? तो देखिए, यहाँ पर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर का कुछ मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब यही फ्लूइड आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो जब एनर्जी का लॉस यहाँ पर हो रहा है, तो इस पॉइंट पर आके क्या हुआ? एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, और जब एनर्जी डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी वहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा माय डियर। तो यहाँ पर क्या होगा? P2 लेस देन P1 ड्यू टू लॉस, और लॉस किसके कारण? तो ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ओके, तो मूविंग फ्लूइड में क्या पास्कल्स लॉ वैलिड हुआ माय डियर? नहीं, मूविंग फ्लूइड के केस में पास्कल्स लॉ वैलिड नहीं होता है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर, कोई तो ऐसा केस होगा जिसमें मूविंग फ्लूइड के केस में भी पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। तो देखिए, आपको बस एक चीज़ करना है, ये शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए, बस आपका बस यही इच्छा है कि यहाँ पास्कल्स लॉ वैलिड कब हो जाता? जब दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम हो जाता। और वो कब पॉसिबल था? जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस, जीरो हो जाता। अब आप सोचिए, ऐसा कोई फ्लूइड है जो मूव कर रहा हो बट वहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए? तो आप बोलेंगे हाँ सर, सिर्फ एक ही ऐसा फ्लूइड है जिसके केस में शियर स्ट्रेस जीरो होता है। कौन सा फ्लूइड है? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के केस में मैंने बताया था ना कि विस्कोसिटी जीरो होता है। जब विस्कोसिटी जीरो होगा तो शियर स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा होता तो वहाँ तो शियर स्ट्रेस जीरो है, दैट मीन्स हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम रहता। यानी पास्कल्स लॉ सिर्फ वैलिड है अगर आइडियल फ्लूइड मूव कर रहा होगा तब, बाकी यदि कोई भी फ्लूइड मूव कर रहा है तो फिर पास्कल्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, पास्कल्स लॉ is not valid for a moving fluid, फिर सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है? बट पास्कल्स लॉ will be valid
will be valid for a moving fluid, if fluid is an ideal fluid. If fluid is an ideal fluid, because for ideal fluid shear stress is 0, so pressure will be same at each and every point. So pressure will be same at each point in the horizontal plane. तो ये था माय डियर पास्कल्स लॉ, एंड आई होप कि आपको पास्कल्स लॉ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर, तो इतना जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया है, समझाया है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का आपको आगे यूज़ होगा। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, क्या किस टाइप का क्वांटिटी है। तो ये सभी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे माय डियर। ओके, तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो चलिए माय डियर, आज की इस क्लास को यहीं पर स्टॉप किया जाए। थैंक यू, बाय बाय।